तो राधे राधे साथियों, और ये हमारी मंथली करंट अफेयर्स की क्लास है। कौन सा महीना? फेब्रुअरी मंथ। फेब्रुअरी मंथ का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। पहले वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, हम 2 पार्ट लेकर के आते हैं हर महीने के 15-15 दिनों के लिए। तो ये पहला वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं अभी आई स्पोर्ट नाम से एक पोर्टल को अभी लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो सेबी ने इसको लॉन्च किया है। आई स्पोर्ट का फुल फॉर्म भी होता है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। मतलब भाई सेबी करता क्या है, जो शेयर मार्केट होता है उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर वहां पे कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो उसकी आप यहां पे रिपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप शेयर मार्केट पे काम कर रहे हो किसी एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे कि बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, जेरोदा हो गया, एंजनवेल हो गया। अब उसमें आप काम कर रहे हो और उसमें हैंग हो गई आपकी एप्लीकेशन, कुछ ग्लिच आ गया, प्रॉब्लम आ गई, एरर आ गया, तो यहां पे आप रिपोर्ट करो। तो उसके लिए ये पोर्टल है। ठीक है, सेबी याद रखना। वैसे आप जानते हो सेबी के भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधवी बुचे पहली महिला अध्यक्ष है। मुंबई में मुख्यालय मिलेगा आपको। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अभी किस भारतीय को नासा के एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया है? सही उत्तर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। और शुभांशु शुक्ला का नाम आपने कहां पढ़ा था? गगनयान मिशन में। गगनयान मिशन ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसमें हम अंतरिक्ष में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ऊपर भेजेंगे, लेकिन चुना अभी 4 को गया है। 4 कौन कौन है? 3 तो ग्रुप कैप्टन है प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, और एक है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। लेकिन इस प्रश्न में हम बात करें नासा का जो एक्सियोम मिशन है उसके लिए इनको चुना गया है एज अ पायलट, जिसमें इस एक्सियोम मिशन में क्या करेंगे ये स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है उसके ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को लेकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। एज अ पायलट के रूप में यहाँ पे ये काम करेंगे। और आप कह सकते हो इस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले वो पहले भारतीय बनेंगे। वे भारत में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बिलोंग करते हैं। और ये एक्सियोम मिशन 14 दिनों का मिशन है। जो मिशन है फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। ठीक है, जो काम की बात थी वो यही थी, मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर देखो, फिर अगले में पूछ रहे आईबीए यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ, तो इसने बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स की अभी घोषणा की। उसमें किस बैंक ने लगातार दूसरी बार 7 कैटेगरी में पुरस्कार जीते? तो आंसर हो जाएगा सिटी यूनियन बैंक। तो अभी 20वें वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन एक्सपो और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कहां पे? मुंबई महाराष्ट्र में। किसने किया? भारतीय बैंक संघ ने। और यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सभी 7 श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न क्या था? लगातार दूसरे साल। तो कर्नाटक जो बैंक है, पर हमारा यहाँ पे जो प्रश्न है वो क्या है? लगातार दूसरे साल 7 कैटेगरी में किसने पुरस्कार जीते? तो आंसर हो जाएगा सिटी यूनियन बैंक। इस बार 7 श्रेणियों में पुरस्कार 2 बैंकों ने जीते, सिटी यूनियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन लगातार दूसरे साल की बात कर रहे हैं, इसलिए आंसर सिटी यूनियन बैंक है। जबकि कर्नाटक बैंक ने इस बार 6 श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की बात करें, स्थापना होती 1946 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, हेड है एम वेंकट राव। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर हो जाएगा टाटा स्टील। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया जब हम हाइड्रोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाएंगे, उसे हमें ट्रांसपोर्ट करने की बारी आती है, तो उसके लिए जो यहाँ पे कंटेनर बनाया जाएगा या पाइप आप बोल दो, वो किसने बनाया है? टाटा स्टील ने बनाया है। और पहली बार बनाया है इसलिए हमने कहा टाटा स्टील ये भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई हाइड्रोजन स्टील पाइप्स को बनाया है, जिसमें हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट आप जरूर याद रखना, हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक हर साल कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हमको करना है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ना, ये कब शुरू हुआ था? ये पॉइंट आप जरूर याद रखना, 4 जनवरी 2023 को। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, वैसे टाटा स्टील की बात हुई थी, इसकी स्टैटिक देख लो। स्थापना होती है 1907 में, मुंबई में मुख्यालय है, एमडी सीओ टीवी नरेंद्रन है। अब देखते हैं अगला। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी स्वीकृत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की अवधि क्या है? तो आंसर हो जाएगा 7 साल है। यहाँ पे बात कर रहे हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की, और अभी भारत सरकार ने इस मिशन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य क्या है इस मिशन का? भारत के भीतर इन खनिजों यानी कि मिनरल्स की खोज को प्रोत्साहित करना
और भारतीय कंपनियों को देश के बाहर खनिज ब्लॉक हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि देश को महत्वपूर्ण जो खनिज है, मिनरल्स है, उसमें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और अभी 29 जनवरी 2025 को ही इस खनिज मिशन को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए कितना खर्चा होगा? 34,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने सालों में, कितने साल का ये मिशन रखा है? 7 सालों के लिए, 2024-25 से 2030-31 तक। इसके लिए नोडल मंत्रालय है, केंद्रीय खान मंत्रालय है, जिसके मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। और इसमें कितने महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ये प्रश्न भी बन सकता है, तो 30 आंसर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अभी कहां पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा गोवा में। 10th नंबर का ये साइंस फेस्टिवल है, साइंस फिल्म फेस्टिवल है, जो कि हुआ अभी कहां पे? गोवा में हुआ है। गोवा के कैपिटल पणजी में हुआ ये। इसका उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया है। और इस बार की थीम क्या है? हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप जानते हो भारतीय हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए इस बार की इसकी थीम हरित क्रांति रखी है। आप जानते हो एम.एस. स्वामीनाथन का नाम पढ़ा था हमने पहले 2024 में, पिछले साल भारत रत्न इनको मिला था। ठीक है, तो याद रखना ये 10वां भारत का विज्ञान फिल्म महोत्सव है जो गोवा में हुआ। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ये हुआ है यूनाइटेड अरब अमीरात में। ये पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन है। ठीक है, याद रखेंगे आप, कहां पे हुआ? यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ है। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? हमारे जो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी, वो यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। और रायसीना से आपको याद आएगा रायसीना की पहाड़ियां, जिसके किनारे पे राष्ट्रपति भवन है हमारा। और एक रायसीना डायलॉग होता है, ये भारत में होता है। पिछले साल 2024 में जो इसका नवा संस्करण था, उसमें चीफ गेस्ट वाला प्रश्न हमने पढ़ा था। चीफ गेस्ट कौन थे उसमें? तो ग्रीस के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, वो तो नवा संस्करण हो गया, वो हम रायसीना डायलॉग की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, ये पहली बार हुआ है रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन हुआ है अबू धाबी में, ये जरूर ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी सोनम लोसार त्योहार ये कहां पे, किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? ये पूछ रहे समुदाय के द्वारा। तो तमांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा त्योहार है? तो सोनम लोसार फेस्टिवल है। कहां पे? तो ये नेपाल में मनाया जाता है। वैसे तो भारत में भी कई इलाकों में, जैसे कि सिक्किम में हो गया, दार्जिलिंग क्षेत्र में यहाँ पे मनाया जाता है सोनम लोसार महोत्सव। किसके द्वारा? तमांग समुदाय के द्वारा। इतना आप याद रखिएगा। और वैसे इसी से संबंधित एक और फेस्टिवल मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था। एक है लोसार फेस्टिवल। ये भारत में तो देखोगे तो आप लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होता है। ये तिब्बती कैलेंडर का नव वर्ष आप कह सकते हो, लोसार होता है फेस्टिवल। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको बता दिए, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर देखो अगला प्रश्न बुक से है। इंडियन रेनेसांस मोदी डिकेड नाम की बुक को अभी लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने ही इस बुक को लॉन्च किया है। और इस बुक को डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने एडिटेड किया है या लिखा है, आप कह सकते हो। इस किताब में 27 प्रतिष्ठित लेखकों के लेख शामिल है। मतलब 27 लेखकों की पुस्तकों से कुछ कुछ पार्ट लिए और जोड़ करके ये एक नई बुक बना दी, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, किसने? ऐश्वर्या पंडित ने। और इसको लॉन्च कर दिया अमित शाह ने। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो याद रखेंगे आप, भारत इसकी मेजबानी करेगा। मार्च में होगा ये, 3 से लेकर 7 मार्च तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक होगी, भारत में होगी, जिसमें सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आयोजन कौन कर रहा है? युवा मामले और खेल मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। और थीम क्या रहेगी? सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। अच्छा, आप ये जरूर याद रखना कि इस बार का जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो कहां पर होगा? ब्रिक्स बैठक इस बार की 2025 वाली कहां पर होगी? 17वां एडिशन होगा और उसे होस्ट करेगा ब्राजील। पिछले साल 2024 में होस्ट किया था रशिया ने, ये तो आपको पता ही होगा। और अभी 2-3 प्रश्न और याद रखने। एक तो पिछले साल 2024 में 4 नए देश इसमें शामिल हुए थे, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया। सऊदी अरब ने तो मना कर दिया, कैंसिल कर दिया। और अर्जेंटीना स्टार्टिंग में मना कर चुका है।
और अभी 2025 में नवीनतम 10वां मेंबर बन गया है इंडोनेशिया, ये अच्छा प्रश्न बनता है। और अभी ब्रिक्स ग्रुप्स का नया पार्टनर स्टेट कौन सा बना था, तो नाइजीरिया बना था, ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अभी पॉलियो मृगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। तो अभी बीसीसीआई ने 2025 के लिए अपने जो वार्षिक पुरस्कार होते हैं उनकी घोषणा कर दी है। बहुत सारे अवार्ड्स है वैसे तो, लेकिन कुछ 2-5 अवार्ड्स है जो मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे कि एक तो ये हो गया पॉलियो मृगर अवार्ड, जो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर चुने जाते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है, जो चुने गए हैं कौन, जसप्रीत बुमराह। अभी आप मुझे बताएंगे कि अभी जो आईसीसी अवार्ड्स की घोषणा हुई थी उसमें जसप्रीत बुमराह को 2 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार मिले थे, या 2 अलग अलग कैटेगरी में इनको चुना गया था। तो वो कौन सी कैटेगरी है, कौन से वहां पे इनको सम्मान मिले हैं, ये आप बताएंगे। बाकी कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया सचिन तेंदुलकर को। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन वुमेन चुना गया स्मृति मंदाना। बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड रविचंद्रन अश्विन को मिला। और हाईएस्ट रन ओडीआई में, महिलाओं के ओडीआई में सबसे ज्यादा रन किसने प्राप्त की, स्मृति मंदाना। उसी तरह से महिलाओं के ओडीआई में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, दीप्ति शर्मा ने लिए। बेस्ट एम्पायर इन डोमेस्टिक क्रिकेट अक्षय तोत्रे रहे। ठीक है, तो सारी बातें हमने देख ली, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न भी अच्छा इंपॉर्टेंट है कि ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नाइजर। तो अभी नाइजर देश ने ही, तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही घोषणा की है कि नाइजर ये अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश बन गया है जिसने आधिकारिक तौर पर ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म कर दिया है। ऑन्कोसेरसियासिस ये कौन सी बीमारी है, इसे रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, और ये संक्रमण ब्लैक फ्लाई के काटने से होता है। ब्लैक फ्लाई ये बड़ा खतरनाक है और इसके लिए जिम्मेदार भी है, और इसके काटने से होता क्या है, अंधापन हो जाता है, इसीलिए इसको दूसरा नाम रिवर ब्लाइंडनेस भी कहा गया। ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, रिवर मतलब क्यों कहा, क्योंकि ये जो परजीवी आप कह सकते हो, या ये जो फ्लाई है ये उस रिवर के किनारे पाई जाती है। तो आप देखोगे अफ्रीका का तो ये पहला देश बन गया और विश्व का ये 5वां देश बन गया। उनसे पहले 4 कौन कौन से हैं इसको खत्म करने वाले, कोलंबिया, इक्वेडोर, ग्वाटेमाला और मेक्सिको, और अब 5वां बन गया है कौन सा, ऑन्कोसेरसियासिस। फिर अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में किस राज्य की उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। एक्चुअली में अभी आप देखोगे तो भारत से 4 नए स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। वो चारों स्थल कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो एक तो है झारखंड का ये उधवा झील, ठीक है, और ये झारखंड से पहली कोई साइट है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से सिक्किम की भी पहली कोई साइट है जिसे रामसर सूची का दर्जा मिला है, यह है खेचे ओ पालरी वेटलैंड। और बाकी 2, एक झारखंड एक सिक्किम हो गया, बाकी दोनों के दोनों तमिलनाडु से हैं। सक्कराई कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। और इस तरह से आप देखो कि भारत में अब टोटल कितने रामसर साइट्स हो गई है, तो 89 हो गई है। अभी तक 85 थी, अब 89 हो गई 4 जुड़ने के बाद। और इन 89 में से भी अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, कितने हैं, 20 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है 10 रामसर स्थलों के साथ में। और भारत का पहला जो रामसर स्थल था वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था जो राजस्थान में है, और जो हमारी सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है चिल्का लेक उड़ीसा में, इन दोनों को चुना गया था 1981 में। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछे कि अभी भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत इंटीग्रेट करने के लिए भी कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा स्वरेल। मतलब रेलवे के लिए अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग सुविधाओं के लिए अलग अलग एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अब क्या किया गया, जो भी अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग फैसिलिटी आपको मिलती है उन सबको कंबाइन करके एक नई एप्लीकेशन बना दी गई है, ताकि आपको अलग अलग एप्लीकेशन न जाना पड़े। तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, स्वरेल इसका नाम है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये भी याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि WHO ने ऑन्कोसेरसियासिस नियंत्रण कार्यक्रम को कब शुरू किया था, 1976 में। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं 2025-26 बजट में किस मंत्रालय को सबसे ज्यादा बजट आवंटन प्राप्त हुआ, तो आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय को। तो अभी निर्मला सीतारमण जी ने अभी बजट पेश किया 1 फरवरी को, और कितने रुपए का ये बजट है, तो
तो अभी हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 2025-26 के लिए बजट पेश किया और ये लगातार उनका 8वां बजट है। और इस बार के रिपब्लिक डे की थीम क्या है? सबका विकास। इससे होता क्या है, और प्रश्न हमारा क्या था कि सबसे ज्यादा किस मंत्रालय को बजट आवंटित किया गया? तो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लगभग 19 लाख करोड़ रुपए। और ये पॉइंट आपको याद रखना ही है, 12 लाख रुपए तक की इनकम अब टैक्स फ्री हो चुकी है। और राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, ये जीडीपी का कितना प्रतिशत हमें लेकर के आना है? कम करना है, 4.4% तक लेकर के आना है। जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। और जो इनकम टैक्स स्लैब्स है वो ये रही आपके सामने, आप एक बार रीड कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो आप सभी को याद होगा 1 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 में। किसकी सिफारिश पे? रुस्तम जी समिति की सिफारिश पे। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसने डिजिटल ज्ञान भंडार धरोहर को लॉन्च किया है? तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? सेबी ने किया है। तो सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर मार्केट के लिए डिजिटल ज्ञान भंडार है और जिसका नाम धरोहर है। एक लाइन में मैं अगर आपको समझाता हूँ पूरी बात, तो शेयर मार्केट का जो इतिहास रहा है, बहुत लंबा इतिहास रहा है हमारा, तो उससे संबंधित थी जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। एक तरह की एक वेबसाइट होगी, नाम धरोहर रखा है, तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अब देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं अभी, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीत लिया? तो शराची रार बंगाल टाइगर ने जीत लिया है। और इस बार ये इसका पुरुषों का अगर बात कर रहे हैं तो 6ठा एडिशन है, ठीक है। हमने जो लास्ट टाइम बात की थी महिलाओं का, वो पहला एडिशन था। उसको किसने जीता था अगर बात करें तो याद है क्या आपको? चलो आप बताओ, उसे किसने जीता था? जो महिलाओं वाला था उसे किसने जीता था? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। तो इस बार का ये हमारा जो पुरुषों का हॉकी इंडिया लीग है, ये कौन सा एडिशन है? 6ठा एडिशन हो गया। और जीता शराची रार बंगाल टाइगर है। पूछो यहाँ पे किसे हराया गया या कौन रनर अप रहा? तो हैदराबाद तूफान से यहाँ पे रनर अप रहे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ सारी बातें। अभी हम बात कर रहे हैं मेंस हॉकी इंडिया लीग की, 2025 में इसका ये 6ठा संस्करण है। भारत में ही हुआ ये, भारत में का बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में। और इसमें चैंपियन कौन रहा? रार बंगाल टाइगर। पहली बार जीता खिताब इन्होंने हराया है हैदराबाद तूफान को। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क प्रश्न रहेगा। ये तो पुरुषों की हमने बात कर ली, अभी महिलाओं का भी हॉकी इंडिया लीग हुआ था जो कि इसका पहला संस्करण था। उसको किसने जीता, किसे हराया, ये आप लोग बताइए। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 की थीम क्या है? कब मनाते हैं ये आप सभी जानते हो, 2 फरवरी को मनाते हैं, इसलिए थीम पूछ ली गई है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर्स। हिंदी में बोलोगे तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा। और कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। और 2 फरवरी को अभी हमने देखा था, तो पहला जो रामसर कन्वेंशन हुआ था वो ईरान का जो शहर है रामसर, वहां पे हुआ था। कब? 2 फरवरी में, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे, अभी प्रयागराज के महाकुंभ में अभी जो भगदड़ हुई थी उसमें कई लोग मारे गए थे। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समिति का गठन किया है, एक न्यायिक आयोग के। इसमें कौन प्रमुख शामिल हुए हैं या उसके अध्यक्ष है, किनकी अध्यक्षता में? तो हर्ष कुमार आपको आंसर करना है। तो भगदड़ की घटना की जांच करेंगे ये, और इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं हर्ष कुमार, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया गया। तो ये जो आयोग बनाया, ये जो समिति बनाई, ये क्या काम करेगा? ये उन कारणों और परिस्थितियों की जांच करेगा जिनके कारण भगदड़ हुई है, और भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से न हो तो क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं उसकी सिफारिश ये करेगा। किसकी अध्यक्षता में? हर्ष कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, एलन मस्क ने अभी डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो वीजा के साथ समझौता किया है। मतलब जो आपके ट्विटर है जिसका नाम अब एक्स हो गया, तो उसमें जाकर के भी आप लोगों को पेमेंट कर पाओगे, जैसे कि आप फोन पे, पेटीएम वगैरह में करते हो, ठीक है। और अब तो शायद व्हाट्सएप पे भी आप करने लग गए हो, तो उसी तरह से आप कह सकते हो ट्विटर में इस तरह की हम पेमेंट करने वाली एक सुविधा डाल रहे हैं हम, मतलब एलन मस्क डाल रहे हैं, और उस सुविधा का नाम इन्होंने रखा है एक्स मनी। अच्छा, वैसे ट्विटर की वर्तमान में सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि विश्व पुस्तक मेला 2025 में फोकस देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा रशिया। यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बुक फेयर 2025 की, जो कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है।
और इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, और आयोजन करता ही परेशान होगा। और आयोजन किसने किया? तो आयोजन करता है नेशनल बुक ट्रस्ट। थीम है रिपब्लिक एट द रेट 75। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अभी ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा बिहार बन गया है। तो ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मनोबल मिलेगा, उनका हौसला बढ़ेगा, जिन्होंने अभी तक कोई भी जिला या राज्य स्तरीय टूर्नामेंट नहीं खेला है। ऐसे खिलाड़ियों को यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाएगा, उससे हमें टैलेंट मिलेगा। अच्छा जो टैलेंट गांव में छुपा हुआ है वो हमें टैलेंट मिलेगा। तो बिहार ऐसा करने वाला कैसा ग्रामीण क्रिकेट लीग को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत जो रिटायर्ड जजेस है उनको तटस्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 224A। और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस है कौन है? संजीव खन्ना है। और अभी उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 224A के तहत मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हाई कोर्ट है वो अपने यहाँ पर अस्थायी न्यायाधीशों को रख सकता है, और उन जो तटस्थ न्यायाधीश यानी कि एडिशनल जो जजेस है उनको क्या बोला गया इंग्लिश में? एडॉक जजेस। और ये क्यों नियुक्त किए जा रहे हैं? तो हाईकोर्ट में आपको बताया पेंडिंग केसेस बहुत सारे हैं। पेंडिंग केसेस का निपटान करने के लिए जो एडिशनल जो जजेस है उनको नियुक्त कर सकते हैं आर्टिकल 224A के तहत, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। जो भी हाईकोर्ट नियुक्त करना चाहते हैं वो बिल्कुल फ्री है। और इस तरह के कितने एडॉक जजेस नियुक्त कर सकते हैं? तो 2 से लेकर 5 तक डिपेंड करेगा पेंडिंग केसेस वहां पे कितने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भैया? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और थीम भी है यूनाइटेड बाय यूनिक। तो कैंसर डे याद रखना, ये आपको याद होगा, वैसे 4 फरवरी को होता है, लेकिन थीम याद रख लेना है ना। यूनाइटेड बाय यूनिक इसकी थीम है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किसने दूसरा आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत ने जीत लिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की, जो कहां पे हुआ याद रखना, मलेशिया में हुआ है। मलेशिया में जो बयूमास क्रिकेट ओवल स्टेडियम है कुआलालंपुर मलेशिया में, वहां पे इसका आयोजन हुआ। इस बार याद रखना ये इसका दूसरा संस्करण था, होस्ट किया था मलेशिया ने। चैंपियन रहा है भारत। भारत ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। हराया किसको? रनर अप रहा है साउथ अफ्रीका। आप कह रहे हो भारत ने दूसरी बार इसको जीता है और इसका ये दूसरा संस्करण है, मतलब पहला संस्करण कब कहाँ हुआ था, किसने जीता था, ये प्रश्न आ जाएगा। तो 2023 में हुआ था जिसका पहला संस्करण है, साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसको भारत ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच वगैरह कौन रही, ये भी याद रखना। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूछेंगे तो कोंगाड़ी त्रिशा आंसर हो जाएगा। और हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लो आप कि अब जो 3rd एडिशन होगा, कब? 2027 में होगा। वो कहाँ पे होगा? वो बांग्लादेश और नेपाल में संयुक्त रूप से इसका आयोजन करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस देश के माउंट तारानाकी पर्वत को एक कानूनी व्यक्तित्व के रूप में मान्यता दी गई है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने पहले भी ऐसा 2 बार कर चुका है। मैं आपको वही बता दूं, 2014 में जो उरेवेरा मूल वन है उनको कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी थी। और ये पहला मौका होगा जब किसी प्राकृतिक स्थान को व्यक्ति का दर्जा दिया गया। इसके बाद 2017 में वांगानुई नदी को भी कानूनी व्यक्ति के रूप में दर्जा दिया गया। और आज हमने देखा जो पर्वत है, कौन सा? तारानाकी मोंगा पर्वत, उसको भी इंसानों के रूप में मान्यता दी जाएगी। उसके पास इंसानों की तरह सब अधिकार होंगे, सब जिम्मेदारियां वो निभाएगा। एक्चुअली में ये जो माउंट तारानाकी है उसको पवित्र और स्थानीय माओरी लोगों का पूर्वज माना जाता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये किस देश के महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में शामिल हुए? तो आंसर इसका हो जाएगा इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वहां पे सनातन धर्म आलियम के महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में वर्चुअली मोदी जी ने हिस्सा लिया है। और ये जो कार्यक्रम है ये इंडोनेशिया में एक मंदिर है, मुरुगन मंदिर, वहां पे इसका आयोजन हुआ। तो इतना सा आप ध्यान रखना। कौन सा कार्यक्रम है? महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम इंडोनेशिया में हुआ, मोदी जी ने हिस्सा लिया। फिर अगले में क्या पूछ रहे अभी, किस राज्य ने मन मित्र नाम से एक चैटबॉट सुविधा शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने ये मन मित्र नाम से एक चैटबॉट फैसिलिटी शुरू की है। एक तरह से व्हाट्सएप चैटबॉट है ये,
जिसका उद्देश्य है व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाना, जनता से फीडबैक लेना और नागरिक सेवाओं को सुव्यवस्थित करना। तो मन मित्र नाम से एक चैटबॉट है, उसको शुरू किया किसने? आंध्र प्रदेश ने। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है विजया रहाटकर, उन्होंने किस पुस्तक का पहला संस्करण अभी लॉन्च कर दिया? तो आंसर हो जाएगा कर्मयोगिनी वीरांगना। एक्चुअली में ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, राष्ट्रीय महिला आयोग, अभी 31 जनवरी 2025 को अभी इसने अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया और इसकी थीम भी थी नारी तू नारायणी। और इसी मौके पर हमारी जो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है कौन? विजया रहाटकर, इन्होंने अपनी पुस्तक कर्म योगिनी वीरांगना का पहला संस्करण लॉन्च किया। ये जो बुक है ये अहिल्याबाई होलकर के साहस और नेतृत्व पर आधारित है, तो ये ध्यान में रखना। बाकी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो इसकी जो स्थापना है हमने कहा 31 जनवरी 1992 में होती है। 1990 के अधिनियम के तहत पहली अध्यक्ष कौन रही? जयंती पटनायक, और वर्तमान में है विजया रहाटकर। पिछले साल ही ये बनी थी, तो आप इनका नाम आपको जरूर याद होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक चहलकदमी करने का महिलाओं का नया रिकॉर्ड किसने बना दिया? तो ये बना दिया है सुनीता विलियम्स ने। तो भारतीय ओरिजिन, भारतीय मूल की नासा की एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स। और कितना समय तक का इन्होंने पूरा अभी तक इनके जीवन में कितने समय तक इन्होंने स्पेस वॉक किया? तो 62 आवर और 6 मिनट तक, और ये रिकॉर्ड है महिलाओं में इतने लंबे समय तक स्पेस वॉक का। किनके नाम है? सुनीता विलियम्स के नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल ये कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा गुनेरी गांव बन गया है। तो गुजरात में जो कच्छ जिला है, कच्छ जिले में आता है ये गुनेरी गांव, और इसी में आपको मैंग्रोव, अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल आपको मिलेंगे, और इसी को अभी गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो ये इतना सा आपको लाइन में याद रखना है। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा बन गया? तो गुजरात का गुनेरी गांव। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है इसको भी। क्या पूछ रहे प्रश्न में कि अभी ट्रोपेक्स अभ्यास भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया था, कहां पर किया था? कहां पर पूछ रहे हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में। तो ट्रोपेक्स 2025 बोल दो, या थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज 2025 बोल दो। ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। इसमें हमारी भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने और इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने हिस्सा लिया था। हर 2 साल में होता है। कहां पर? हिंद महासागर में। ये आपको ध्यान रखना है। हमारी तीनों सेनाओं के पिछले साल ही नए चीफ बने थे, तो ये नाम जरूर याद होने चाहिए। जैसे कि ये वाइस चीफ है, सॉरी, तो वाइस चीफ भी नए बने थे। इंडियन आर्मी के राजा सुब्रमणि, इंडियन नेवी के स्वामीनाथन, और इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बने थे सुजीत पुष्पाकर धारकर। वैसे इन तीनों सेनाओं में नए चीफ बने थे, और उन तीनों चीफों के नाम आप लोगों को बताने, ये आपका होमवर्क प्रश्न हो जाता है। बात करें वैसे इसमें किस किसने पार्टिसिपेट किया था, तो आप कह सकते हो आईएनएस विक्रांत ने हिस्सा लिया, उसके अलावा आईएनएस विशाखापत्तनम ने हिस्सा लिया, और आईएनएस सतपुड़ा ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगला भी एक्सरसाइज वाला प्रश्न है। अभी फरवरी में ही भारत और किस देश के बीच एक्यूवेरिन अभ्यास का आयोजन किया गया? तो एक्यूवेरिन हुआ मालदीव और भारत के बीच में होता है। इस बार ये इसका 13वां संस्करण था। मालदीव और भारत के बीच में हुआ। एक्सरसाइज का नाम है एक्यूवेरिन, और कहां पर हुआ? मालदीव में ही हुआ है। एक्यूवेरिन का मतलब होता है मित्र। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। पिछला जो 12वां संस्करण 2023 में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, भारत में। ठीक है, तो एक बार भारत, एक बार मालदीव, एक बार भारत, मालदीव, ऐसे होता है। और मालदीव के साथ और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? एक बार स्टैटिक भी देख लो आप मालदीव के। ये यहाँ पे आपको मालदीव मिलेगा। माले कैपिटल, मालदीवन रुपया करेंसी है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू प्रेसिडेंट है। एक्यूवेरिन और एक था एक्सरसाइज हम करते हैं। वैसे एक दोस्ती नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन उसमें भारत, मालदीव के साथ में श्रीलंका भी होता है। इन तीनों के बीच में होती है दोस्ती एक्सरसाइज। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं बार्ट डी वेवर। बेल्जियम की अगर हम बात करते हैं, इसके स्टैटिक जरूर देखेंगे। ये रहा मैप में बेल्जियम। यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल होती है ब्रुसेल, और करेंसी हो गई यूरो। ब्रुसेल में आपको पता है यूरोपियन
यूनियन का और नाटो का मुख्यालय आपको मिल जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्जाम के लिए कि अभी चंद्रिका टंडन ने अपनी किस एल्बम के लिए ग्रेमी पुरस्कार जीता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका तो त्रिवेणी। और डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी संगीतकार है चंद्रिका टंडन, और अभी 67 नंबर के जो ग्रेमी पुरस्कार हुए थे 2025 में, उसमें उन्होंने अपनी एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम, एम्बियंट या चैट एल्बम कैटेगरी में पहला ग्रेमी पुरस्कार जीता है। मतलब ये इनका पहला ग्रेमी अवार्ड है। इससे पहले वो ग्रेमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं 2011 में सॉल कॉल एल्बम के लिए, पर मिला नहीं था। मिला तो अभी त्रिवेणी के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रेमी अवार्ड्स ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं और अमेरिका में दिए जाते हैं। पहली बार 1959 में दिए गए थे। और क्या याद रख सकते हो आप, ये थोड़ा सा और देख लो किन किन भारतीयों को मिल चुके हैं ग्रेमी पुरस्कार। वैसे तो बहुत सारों को मिल चुके हैं, तो जब बहुत सारों को मिलते हैं ना, तो जो पहली बार मिले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार किन भारतीयों को मिला था, पंडित रविशंकर जी को मिला था 1967 में। टोटल 5 बार इन्हें मिल चुका है। सितार वादक थे ये, और सबसे ज्यादा बार इन्हीं भारतीयों को मिला है। 2013 में ग्रेमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिल चुका है। बाकी इस बार एक तो ये चंद्रिका टंडन का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी और भी बहुत सारे कैटेगरी में ग्रेमी अवार्ड दिए गए, वो सारे अंग्रेजों को दिए गए हैं। लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दी, एक बार फिर भी आप देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है कि भारत सरकार ने पहली बार किन खेलों के लिए भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया था। तो आंसर हो जाएगा एशियन विंटर गेम्स। एशियन विंटर गेम्स की हम बात कर ले तो नवा एडिशन है 7 से लेकर 14 फरवरी तक। कहाँ पे, चीन के हार्बिन में। हार्बिन शहर दूसरी बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1996 में ये इसे होस्ट कर चुका है। स्लोगन और मैस्कॉट ध्यान रख लो, विंटर ड्रीम लव अमंग एशिया। मैस्कॉट है बिन बिन और निनी। ठीक है, विंटर एशियन गेम्स याद रखना कहाँ पे हो रहा है, कौन सा एडिशन है, स्लोगन क्या है, मैस्कॉट क्या है, सब मैंने आपको बता दिया। और प्रश्न क्या था कि भारत सरकार ने पहली बार किन खेलों में, तो एशियन विंटर गेम्स में भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे राइट टू डाई विद डिग्निटी को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है। तो ये कर्नाटक बन गया है। अब होता क्या है, राइट टू डाई विद डिग्निटी, सम्मान के साथ मरने का अधिकार, ऐसा लागू करने वाला दूसरा राज्य कर्नाटक बन गया है। तो पहला कौन सा था, तो पहला केरल था। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, ऐसे समझो कि अगर कोई व्यक्ति है जो कहते हैं ना जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, या फिर जबरदस्ती हमने उसको जिंदा कर रखा है वेंटिलेटर पे लेटा के, या मेडिकल की जो भी मशीनें 10 मशीनें लगा करके बस जिंदा रख रखा है, वो बोलते हैं ना चालते हैं, बस सांस ले रहे हैं, जैसे हमने मशीनें हटा दी वो सांस लेना भी बंद कर देंगे, ऐसी बहुत सारी कंडीशन आती है। तो उसी के लिए कहा गया है कि उन मशीनों को हटा दो और नेचुरली डेथ आ जाने दो, उन्हें मर जाने दो। ठीक है, और ये हमारे अनुसार नहीं होगा, ये वही कहेंगे। अब आप कहोगे ये तो बेहोश है, ये कहते कहेंगे, तो ये पहले ही कह के जाएंगे। ठीक है, ये पहले ही लिख के जाएंगे अपना जो भी होगा कि भाई अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, जैसे मान लो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, ठीक है, मेरी उम्र है मान लो 36 ईयर, और मैं भविष्य में कह के जा रहा हूं अगर मेरे साथ ऐसी कंडीशन हो जाए तो मेरे को मशीनों के साथ मत जिंदा रखना, मशीनें हटा देना, मेरे अपने आप नॉर्मली जो भी नेचुरल डेथ है वो आ जाएगी। ठीक है, तो भविष्य में जाकर के आज से 10 साल बाद 20 साल बाद जब भी मेरी ऐसी कंडीशन आती है तो ये मेरा एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को दिखा देंगे मेरे घर वाले कि भाई इन्होंने कहा था कि ऐसा ऐसा हटा देना, मशीन के सहारे जिंदा मत रखना, तो बस सम्मान के साथ मुझे मरने दिया जाए। तो बस ये है। ठीक है, ऐसा करने वाला दूसरा राज्य कर्नाटक बन गया है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सब कुछ, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 21 के तहत जीने के अधिकार में सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी शामिल होता है, उसे सुगम बनाया जाए। और केरल के बाद कर्नाटक इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य है। बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में लॉन्च द महात्मा मैनिफेस्टो नाम की बुक के लेखक कौन है। तो इसको लिखा है राजेश तलवार ने, और इनकी जो ये किताब है ना, ये महात्मा गांधी जी की जो हिंद स्वराज बुक आई थी उस पर एक क्रिटिकल व्यू प्रस्तुत करती है। हिंद स्वराज की बात करें, इसे महात्मा गांधी जी ने लिखा था। महात्मा गांधी जी ने इसे 1909 में जब वो इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे थे उस समय लिखा था। वैसे 1910 में ब्रिटिश सरकार ने इस बुक को बैन कर दिया था, हिंद स्वराज को, तो उसी के ऊपर क्रिटिकल व्यू प्रस्तुत करती है ये राजेश तलवार की बुक द महात्मा मैनिफेस्टो।
और ये प्रश्न मैं आपको वैसे डेली करंट अफेयर्स में भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि किसके दौरान महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज को लिखा था। अब देखो ऑप्शन भी कैसे दे रखे हैं। जब वो जहाज से इंग्लैंड से भारत की यात्रा पर थे, साबरमती आश्रम में थे, या इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तो यही इसका उत्तर होगा। देखो इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं किसने अभी टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया है। तो आर प्रज्ञानानंद ने जीत लिया है और इसका फाइनल हुआ था अभी कहाँ पे, ये नीदरलैंड में खेला गया था और इन्होंने फाइनल में डी गुकेश को हराया है और ये खिताब जीत लिया। इतना सा ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। फिर अगला निधन वाला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हॉर्स्ट कोहलर का निधन हो गया। तो जर्मनी के ये पूर्व राष्ट्रपति थे। ये जर्मनी में 2004 से लेकर 2010 तक जर्मनी के राष्ट्रपति रहे थे। उससे पहले ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हेड भी रह चुके हैं सन 2000 से लेकर 2004 तक। नाम था हॉर्स्ट कोहलर और अभी इनका निधन हो गया, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी पूछोगे तो रीवा जिले में। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि 2016 में ही विश्व की पहली सफेद बाघ सफारी भी ये मध्य प्रदेश में ही शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश के सतना में। और जो भारत का आखिरी जंगली सफेद बाघ था ना, उसका नाम था मोहन, ठीक है। और ये कहाँ पे देखा गया था या कहाँ पे खोजा गया था, या इसको किसने खोजा था। तो इसको राजा मार्तंड ने खोजा था, राजा मार्तंड देव ने। कब? 1951 में। कहाँ पे? गोविंदगढ़ के जंगलों में, ठीक है। व्हाइट टाइगर की बात चली तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड डेटा मैंने आपको और बता दिया, ये भी ध्यान रखो। ऐसे प्रश्न आपको याद रखना ही है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हमारे जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने पानी के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए भी कौन सी यात्रा शुरू की थी। तो वाटर शेड यात्रा शुरू की थी। और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री या किसान कल्याण मंत्री, कृषि किसान कल्याण मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, याद रखना। और अभी इन्होंने वाटर शेड यात्रा शुरू की थी। उद्देश्य है लोगों में पानी के संरक्षण को लेकर, कंजर्वेशन को लेकर के जागरूकता, अवेयरनेस बढ़ाना। थीम थी इसकी जल लाए धन धान्य। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने ऐसा लॉन्च किया था, ठीक है। तो याद रखेंगे भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस इन्होंने लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास में। मतलब बहुत सारे रोगियों का इन्होंने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इनके पास बहुत सारा इस तरह का डेटा आ गया और मुख्य रूप से ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर का डेटा आ गया। तो अगर किसी व्यक्ति को स्तन कैंसर है तो शुरुआत में ही उसका पता लग जाएगा। जो इनके पास सैंपल है कि इनिशियल में ये स्टेज होती है, उसके हिसाब से ये पता लगा लेंगे कि आगे चल करके इसको स्तन कैंसर होने वाला है। तो शुरुआत में पता चल जाएगा तो हम उसका निदान कर पाएंगे, उसका इलाज हो पाएगा, उसे खत्म कर पाएंगे। वरना आगे स्टेज में जाने के बाद दिक्कत हो जाती है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि गुजरात सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा रंजना देसाई, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश है ये। और अभी हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्रता के बाद। तो उसका भी इसके लिए मसौदा तैयार करने का जो काम है वो इन्होंने ही किया था। तो दोनों के लिए सेम है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हमारी सेना ने कुछ ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर डेवलप करने, विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है। तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ। मतलब ऊंचे स्थानों पर जो पारंपरिक सामग्री होती है, ईंट पत्थर सीमेंट रेत वगैरह, उसके बंकर नहीं बनाए जाएंगे। इन्होंने कहा बांस के बंकर बनाएंगे। तो किस तरह का डिजाइन हो, किस तरह के उसमें हम क्या करें कि वो मजबूती हमें उसी तरह से मिले जिस तरह से ईंट पत्थर से जो बंकर उससे हमें मिलती है। तो उसी के लिए इन्होंने समझौता किया। अब ये रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे और फिर यहाँ पे ये बनाएंगे हम बांस के बंकर, ताकि मजबूती वैसी मिले, हल्का भी रहेगा तो लाने ले जाने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो आईआईटी गुवाहाटी ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। इतना सा हमें याद रखना है, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब एआई से संबंधित एक और प्रश्न है आपके लिए कि एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री पर को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो यूके बन गया है। इसका मतलब ये हो गया कि आजकल आपको पता है एआई से बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, तो कुछ भी आप करा सकते हो,
और बहुत सारी जगह सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह में आपने देखा होगा, 2 फोटो मिला लेते हैं और एआई सॉफ्टवेयर में डाल करके उनसे कुछ भी करवा लेते हैं, जैसे किस करवा दिया या कुछ भी एडल्ट काम आप करवा लेते हो और उसमें बच्चों के फोटो होते हैं, तो ये गलत बात है। तो ये एक तरह से बाल शोषण सामग्री हो गई है जिसको आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जनरेट किया है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, अपने पास रखता है या इसे शेयर करता है तो वो अपराध होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए 5 साल तक की सजा आपको हो सकती है। ऐसा करने वाला पहला देश यूके हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मखाना बोर्ड कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है। अभी बजट में इन्होंने घोषणा कर दी है, बिहार में स्थापित किया जाएगा मखाना बोर्ड। सबसे ज्यादा मखाने का उत्पादन बिहार में ही होता है। जैसे मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला था, आपको याद होगा। और इसकी स्थापना के लिए जो लागत आने वाली है वो 100 करोड़ रुपए आने वाली है। बिहार में कहां पर होगा ये अभी नहीं पता, लेकिन बिहार में होगा इतना बताया गया है। जो मिथिला मखाना, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, मिथिला कौन सा, बिहार का जो मिथिला मखाना है, इसे जीआई टैग कब मिला था, तो 2022 में मिला था। इसी तरह से एक बोर्ड आपको याद आएगा, अभी हमने पढ़ा था हल्दी बोर्ड के बारे में। आप बताओ इसके पहले अध्यक्ष और इसका मुख्यालय ये कहां पर स्थापित किया गया है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने अभी किसके सहयोग से एग्री हब को लॉन्च किया है। एग्री हब क्या है, एक तरह का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गया, उत्कृष्टता केंद्र हो गया, जहां पे रिसर्च वगैरह ये की जाएगी कि भाई कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में जो समस्याएं होती है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कम उत्पादन होता है, तो इन सब से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी पे यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा। एग्री हब इसका नाम है। तो आईआईटी इंदौर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखना ये। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी फीस्ट सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है। तो फीस्ट सॉफ्टवेयर इसरो ने लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म होता है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। क्या कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर से, जैसे आपने कोई डिजाइन तैयार किया, अब उस डिजाइन को आप फिजिकल फॉर्म में लेकर के आओगे, ठीक है, वास्तव में उसे बनाओगे। जैसे मान लो रॉकेट का डिजाइन आपने तैयार कर दिया, फिर आपने रॉकेट बनाया, उसमें बहुत पैसा बहुत समय लगेगा, फिर आप उस रॉकेट की टेस्टिंग भी करोगे, ठीक है, टेस्टिंग करा, मान लो वो टेस्टिंग में फेल हो गया, आपको लगा रहे यार यहाँ पे ये कमी रह गई, तो आपका कितना समय जा रहा है, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से ये सब बच जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में आपने डिजाइन तैयार किया, वो डिजाइन सॉफ्टवेयर में डाल दो, ठीक है, वो डायरेक्ट आपकी टेस्टिंग कर देगा। मतलब ये फिजिकल फॉर्म में इसको लाने का जो पैसा है, जो समय है, वो बच जाएगा। ये डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप नहीं आएगी और ये थर्ड स्टेप टेस्ट वाली आ जाएगी। डायरेक्ट आप टेस्ट कर सकते हो, पता लग जाएगा कुछ कमी है या नहीं है। कोई कमी होगी तो उसे आप यहाँ डिजाइन में सुधार लो, फिर एक बार फिर टेस्ट कर लो, और जब तक सही नहीं आ जाता ऐसा करते रहो। आपको लगा पूरी टेस्टिंग सही, ऑल करेक्ट हो गया, तो इसे फिर फिजिकल फॉर्म में लेकर के आ जाओ। तो ये परफेक्ट एक बार में काम हो गया, पैसा भी बच जाएगा, समय भी बच जाएगा। ये काम करेगा फीस्ट सॉफ्टवेयर, इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को अभी राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये है कहां पर स्कूल, तो ये याद रखना सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम के नामची में है ये स्कूल, जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और इसी को अभी नई दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में जो ग्रीन कार्निवल और ग्रीन स्कूल अवार्ड्स समारोह हुआ था, वहां पर इस स्कूल को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सिंपल सा आप तो याद रख लो, इतना डिटेल में मत जाओ, स्कूल का नाम याद रख लो और राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड किसे मिला ये याद रख लो, ये स्कूल सिक्किम का है। बस 3 बातें याद रखो। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न, कि इसी तरह से प्रधानमंत्री श्री योजना आई थी। श्री का मतलब होता है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। आपको बताना है ये कब शुरू हुआ था। ठीक है, बताओ। हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारतीय सेना ने कोलकाता में जो फोर्ट विलियम है उसको नाम बदल के क्या कर दिया है, तो विजय दुर्ग उसका नाम बदल के कर दिया है। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदला गया है। इसका निर्माण 1781 में अंग्रेजों ने किया था और इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पे रखा गया था। और औपनिवेशिक भारत में ये एक प्रमुख ब्रिटिश सैन्य अड्डा हुआ करता था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना का ये पूर्वी कमान मुख्यालय बन गया। तो अभी तक इसका नाम अंग्रेजों के नाम पर ही था, तो हमें ये कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करवाता था कि अब भी हम उनके अधीन हैं, तो इसीलिए इसका नाम बदल करके हमने विजय दुर्ग कर दिया है। ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 27 फरवरी को नासा एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च करेगा। उसका नाम क्या है, उसका नाम स्पेरेक्स है। तो स्पेरेक्स ये पूछे क्या है, तो नासा का एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप है और नासा इसे अभी लॉन्च करने वाला है।
इसका फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछा जाएगा तो मत ध्यान रखो। इसको लागत आएगी इसको लॉन्च करने में, बनाने में $488 मिलियन की। इसकी ऊंचाई की बात करोगे 8.5 फुट है, चौड़ाई है 10.5 फुट। और इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें यूनिवर्स का विकास, मिल्की वे गैलेक्सी का निर्माण और बिग बैंग थ्योरी के रहस्य को उजागर करना। तो इतना डिटेल में नहीं जाना। स्पेरेक्स ये नासा का एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप है, इतना याद रख लो। नासा इसे लॉन्च कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है तशेगो गेलाय और ये साउथ अफ्रीका से है। ठीक है, ये याद रखना, तशेगो गेलाय साउथ अफ्रीका से है। मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। ये खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है, इतना आप ध्यान रखो। ठीक है, और विक्टोरिया थेल्विक भी देख लो एक बार। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब इन्होंने जीता था, डेनमार्क से है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। क्रिस्टीना प्रिस्कोवा की बात करें, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है, ये चेक रिपब्लिक से है, चेक गणराज्य। निकिता पोरवाल मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है और ये उज्जैन से बिलोंग करती है। ठीक है, अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे सिमोना हालेप, इन्होंने संन्यास ले लिया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से इनका संबंध है और इन्होंने 2 बार अपने जीवन में ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। एक तो 2018 में विंबलडन ओपन, जो कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, आप जानते हो, और 2018 में तो उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता और 2019 में विंबलडन ओपन इन्होंने जीता है। और कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था डोपिंग के कारण 4 साल का इन पे प्रतिबंध भी लगा दिया गया। तो इन्होंने सोचा कि यार 4 साल तो वैसे ही मुझे बैन करना है, बैन रहना है, ऐसा करते हैं सन्यासी ले लेते हैं। तो सन्यास ले लिया, सीधा सा याद रखना, सिमोना हालेप। अच्छा, ये है कहां से? ये प्रश्न भी तो आ सकता है, किस देश से बिलोंग करती है? तो ये रोमानिया की टेनिस प्लेयर है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति बन गए अभी 47वें नंबर के, कौन? डोनाल्ड ट्रंप, अभी किस संगठन से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए? तो याद रखना, एक तो ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हो रहे हैं, उसके अलावा WHO से ये बाहर हो रहे हैं। यहाँ पे UNHRC की बात हुई है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, स्थापना होती है 2006 में, मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। WHO के भी देख लो स्टैटिक, इसकी जैसे स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में, इसका हेडक्वार्टर भी आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। इसके हेड है टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। ठीक है, दोनों ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताओ अमेरिका के बाद और कौन सा देश है जो WHO से बाहर हो रहा है? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 ये कहां पर आयोजित होगा? तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात में भी कहां पे? तो दुबई में। ये इस साल अप्रैल में होगा और थीम है एक ग्रह एक आवाज, 1 प्लेनेट 1 वॉइस। ठीक है, तो पहली बार होगा तो इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। और आपको याद होगा अभी UAE ने 2025 को ही समुदाय का वर्ष, ईयर ऑफ कम्युनिटी के रूप में भी घोषित किया है। ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भी कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान हमें मिला है, पहले पे हम है, फिर अमेरिका, फिर चाइना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैसेंजर्स लोड ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट, यानी कि भारत के अंदर जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उसमें जो पैसेंजर है, जैसे आप यहाँ से बैठ के वहां चले गए, मतलब भारत के अंदर ही डोमेस्टिक फ्लाइट में जो यात्रीगण घूम रहे हैं, तो यात्रीगण को लोड बोला है ना, तो लोड के मामले में सबसे नंबर 1 पर है हम। इसमें डेटा भी दिया गया है कि 2024 में 163 मिलियन लोगों ने हवाई परिवहन किया भारत में। तो इस भार के साथ, इस लोड के साथ हम नंबर 1 पर हैं, यह है इसका मतलब। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे आप। क्या पूछ रहा है? सूरजकुंड मेले का आयोजन ये कहां पर किया गया? कहां पर पूछा जाएगा तो आप सब आंसर कर दोगे, हरियाणा में किया जाता है। हरियाणा में भी कहां पे? फरीदाबाद में। लेकिन और क्या बातें याद रखनी है? इस बार इसका 38वां संस्करण है, याद रखना। ये एक तरह का शिल्प मेला है, याद रखना, क्राफ्ट मेला है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है। इसमें इस बार थीम स्टेट कौन कौन रहे? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। और पार्टनर कंट्रीज कौन रही है? बिम्स्टेक कंट्रीज पार्टनर कंट्रीज रही है। तो ये 3-4 बातें आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट में आपको बातें बताता हूँ, एग्जाम रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन करता हूँ, कोई लॉन्ग में डिस्क्रिप्शन नहीं देता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता रहा हूँ, इसको इसी तरह से याद रखना। अगला प्रश्न दिखता है। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे, जोमेटो ने अपना नाम बदल लिया। नाम बदल के क्या कर लिया? एटर्नल कर लिया है। जोमेटो के CEO कौन है? दीपेंद्र गोयल है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत के किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक। वहां पे एक आखिरी नक्सली
जो था उसका नाम था कोतेहुंडा रविंदर, उसने सरेंडर कर दिया और उसके बाद कर्नाटक को आधिकारिक रूप से नक्सली फ्री घोषित कर दिया, ये आप ध्यान में रखना। और वैसे केंद्र सरकार का लक्ष्य भी है 2026 तक भारत से नक्सलिज्म को समाप्त करना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन कहां पे किया? तो भारत में किया, इसलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व फार्माकोपिया की अंतरराष्ट्रीय बैठक है, इस बार ये 15वां संस्करण है, भारत में हुआ, भारत में भी कहा, नई दिल्ली में हुआ। आयोजन करता है WHO। और क्या है फार्माकोपिया? तो एक तरह का कानूनी दस्तावेज है जिसमें दवाओं, केमिकल्स, अन्य पदार्थों के बारे में जानकारी दी गई है और इन पदार्थों का दवाई के तौर पर इस्तेमाल कैसे किया जाए ये भी बताया जाता है। और फार्माकोपिया में दवाओं के मानक, गुणवत्ता, विनिर्देश तय किए जाते हैं। तो एक तरह से ये आप कह सकते हो दवाओं के बारे में एक बुक है। और इस बार इसकी 15वीं बैठक हुई भारत में, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बैठक इसकी कब हुई थी? तो ये 2012 में हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वैसे आप जानते हो WHO का हेडक्वार्टर ये भी आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में। टेड्रोस अधानोम इसके हेड है। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि अभी RBI ने रेपो दर को घटा दिया है, लगभग 5 सालों के बाद घटा दिया है। कितने पॉइंट से घटा दिया है? तो 25 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है। मतलब अभी तक कितनी थी? 6.50 थी और अब घटा करके 6.25% कर दिया है। रेपो रेट क्या होता है? तो आप यूं समझो ये RBI है। RBI ये जो हमारे बैंक होते हैं, SBI, HDFC, ये जो भी बैंक है, तो RBI सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है। तो RBI इन बैंकों को जो पैसा देता है और उस पैसे के एवज में ये बैंक RBI को जो ब्याज देते हैं उसी को कहा जाता है। तो ये बैंक RBI को जो जिस रेट पे इंटरेस्ट देंगे वही कहलाता है रेपो रेट। तो इसके कम होने से एक्चुअली में हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा कि ये जो बैंक आगे कस्टमर्स को लोन देंगे तो जिस इंटरेस्ट पे देंगे वो जो लोन देते हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि अब ये बैंक RBI को कम रेट दे रहे हैं तो कस्टमर से भी कम रेट लेंगे। और इसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। बैंक जो RBI के पास में पैसा जमा करते हैं उसके एवज में RBI जो इंटरेस्ट रेट देता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये हमेशा कम होता है रेपो रेट से, ठीक है। तो अभी तो आप ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। आप मुझे बताओ RBI के अभी नए नवीनतम गवर्नर कौन बने थे और कौन से नंबर के बने थे, ये आपको बताना है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है? तो आंसर होगा IIT हैदराबाद। एक्चुअली में करने क्या वाले हैं? तो ये भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन है। इसमें क्या होगा? इसमें रक्षा क्षेत्र के जो उपकरण होंगे, जो कंपोनेंट होंगे, उनका निर्माण किया जाएगा इस 3D प्रिंटिंग मशीन में। तो याद रखना, इसे DRDO और IIT हैदराबाद ने मिलकर के तैयार किया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अमेरिका के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा किस देश ने कर दी है? तो आंसर होगा अर्जेंटीना ने। तो अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने पढ़ा होगा WHO से अलग हो गया कौन? अमेरिका। और उसके बाद अर्जेंटीना ने भी इससे अलग होने की घोषणा कर दी है। अर्जेंटीना की स्टैटिक देख लेते हैं। ये साउथ अमेरिकी कंट्री है अर्जेंटीना। कैपिटल ब्यूनस आयर्स होती है, करेंसी होती है पीसो, प्रेसिडेंट है जेवियर मिले। और आपको याद होगा 2024 में जब 5 देश, टोटल 6 देश इसमें शामिल होने थे ब्रिक्स में, लेकिन सबसे पहले मना कर दिया था अर्जेंटीना ने। और ये प्रश्न 2 बार तो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। उसके बाद वैसे सऊदी अरब ने भी लास्ट में आते आते मना कर दिया। तो केवल 4 ही देश 2024 में ब्रिक्स में शामिल हुए थे। वो 4 कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको बताने हैं। और अभी 2025 में ब्रिक्स में एक और देश शामिल हो गया, वो 10वें नंबर का है, वो इंडोनेशिया है। बाकी 4 के नाम आप बताइए, हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बन गया है? तो ये पनामा बन गया है। तो ये याद रखना, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, इसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या सिल्क रोड या सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप तक अपना सामान पहुंचाना, और इसके लिए वो भूमि और समुद्र के रास्ते से महाद्वीपों को जोड़ना चाह रहा है। और अभी पनामा इससे बाहर हो गया, मतलब इसमें शामिल था और अमेरिका के दबाव में आकर के ऐसा इन्होंने घोषणा की, अमेरिका के दबाव में आकर के हम इससे बाहर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। पनामा एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। तो पनामा नहर नाम तो सुना ही होगा, तो ये रहा मैप में पनामा।
पनामा सिटी इसकी कैपिटल होती है, यूएस डॉलर चलती है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है जोस राउल मुलिनो। अच्छा, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। पनामा कैनाल ये या पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? तो याद रखना अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। एग्जाम में तो इसकी लंबाई भी पूछी गई थी, तो लगभग 82 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी फोर्ब्स की वर्ष 2025 के दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची आई थी, उसमें भारत को कौन से स्थान पे रहा? तो भारत को यहाँ पे 12वें स्थान पे रखा इन्होंने। अमेरिका की एक बिजनेस मैगजीन है फोर्ब्स, और इसी ने 2025 के सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट जारी की। पहले पे अमेरिका को रखा, फिर चाइना, फिर रशिया, फिर यूके, और भारत को इसने 12वें स्थान पे रखा। ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण अभी किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका ने किया है। तो अभी अमेरिकी नौसेना ने ही हेलियोस नाम का उनका जो एक लेजर वेपन है उसका सफल परीक्षण किया है। ये वेपन ड्रोन जो होते हैं उनको नष्ट करेगा। और इसे किस कंपनी ने बनाया है? तो अमेरिका की एक लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, उसी ने बनाया। हेलियोस की वैसे फुल फॉर्म भी है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, फिर भी मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, हेलियोस ये क्या है? एक लेजर वेपन है। किसका है? अमेरिका का है। ठीक है। पिछले साल आपको याद होगा DRDO ने भी एक अपना लेजर वेपन, स्वदेशी लेजर वेपन का भी परीक्षण किया था, और उसका नाम क्या था? उसका नाम याद रखना, उसका नाम दुर्गा 2 था। ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस, जिस तरह से हमारा है इसरो, अमेरिका का है नासा, तो इनका है रोसकॉस्मोस। और अभी इसी का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो दिमित्री बाकानोव को बनाया गया है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, हमारा जो इसरो है इसके भी अभी नए हेड बने थे, उन हेड का नाम क्या है? ठीक है, चलो बताओ हेड का नाम क्या है और कौन से नंबर के हैं, ये भी आपको बताना है। बाकी ये ओलोग कोनोनिंको का नाम आपने सुना होगा, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, लगभग 1000 दिन, और ये रूस के ही अंतरिक्ष यात्री हैं। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला भी प्रश्न अच्छा है। हमारे जो नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, कौन? प्रहलाद जोशी। अभी उन्होंने या उनके अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो मतलब अभी, और ये किस डेट तक का डेटा है? 31 जनवरी 2025 तक का डेटा है। इन्होंने कहा कि भारत में स्थापित सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जो कैपेसिटी है वो कितनी हो चुकी है? 100 गीगावाट हो चुकी है। ये अचीवमेंट है हमारे लिए। वैसे हमारा लक्ष्य भी बता दूं मैं आपको क्या है, 2030 तक का अक्षय ऊर्जा का, रिन्यूएबल एनर्जी का, क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी, कुछ भी बोल दो, इसका हमारा लक्ष्य है 500 गीगावाट का। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखना। इसका तो उत्तर हो जाएगा 100 गीगावाट। गीगा मतलब क्या होता है? 10 की पावर 9 होता है। जिस तरह से मेगा होता है 10 की पावर 6, गीगा होता है 10 की पावर 9। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश का ही एक और शहर है, भोपाल। तो इंदौर, उसके बाद भोपाल। यहाँ पे ना भीख मांग पाओगे ना भीख दे पाओगे। ऐसा करोगे तो वो अपराध माना जाएगा, और उसके अंतर्गत आपको सजा होगी। सजा में क्या? 6 महीने तक जेल हो जाएगी, और 2500 रुपये आपसे जुर्माना भी लिया जाएगा। अच्छा, ये भीख मांगने को जो अपराध है, ये किसके अंतर्गत ऐसा किया जा रहा है, अपराध माना जा रहा है? तो अभी जो 3 नए कानून आए थे, पिछले साल हमने पढ़ा था, उसमें एक था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 163 के तहत ऐसा कहा गया है कि यह अपराध है। फिर अभी पूछ रहे हैं, अभी फरवरी में ही राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? फिर से 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि अब 2028 कर दिया गया है। अभी इसका कार्यकाल अभी खत्म हो रहा था, अभी मार्च 2025 में ही, और अब 2028 तक के लिए 3 साल के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया, वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा जीतो बाजी खेल के। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। इसे होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, और भारत और पाकिस्तान का मैच आपको पता है UAE में होगा। इस बार इसका नवा एडिशन है। ऑफिशियल सॉन्ग क्या है? जीतो बाजी खेल के। इसको आतिफ असलम ने गाया है। ठीक है, और देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। 9 मार्च को रिजल्ट आएगा। और जो अगला एडिशन है ना, इसका 10वां एडिशन, वो 2029 में होगा, और भारत उसको होस्ट करेगा। लास्ट वाला 2017 में हुआ था इंग्लैंड वेल्स में, पाकिस्तान जीत गया था, भारत को हरा दिया था। और पहला 1998 में हुआ था बांग्लादेश में, साउथ अफ्रीका जीत गया था, वेस्ट इंडीज को हराया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा युगांडा में शुरू किया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि पहली बार है, मतलब पहली बार इबोला के खिलाफ वैक्सीन का ट्रायल ये किया गया। कहां पे किया गया? युगांडा देश में किया गया है।
अब युगांडा में लेकर के चलता हूँ, एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, स्टैटिक देख लो, ये अफ्रीकी देश है युगांडा। कैपिटल कंपाला होती है, युगांडा शिलिंग यहाँ की करेंसी है, प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेवेनी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला अभी कहाँ पे रखी गई है, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पे, तो हिमाचल के सोलन जिले के दबोट में उत्तर भारत का ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला फाउंडेशन स्टोन रखा गया। कैपेसिटी इसकी कितनी होगी, 1 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है। और खर्च होएगा 9.04 करोड़ रुपए। और वैसे हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य भी है 2026 तक भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका है। मतलब सबसे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है अमेरिका को। किस में बोल रहे हैं अपन, ये वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023-24, इसका मतलब समझ में आता है ना, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक के बीच को हम बोलते हैं एक वित्त वर्ष। तो ये 2023-24 वाला वित्त वर्ष है। तो इसके अंदर जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है अमेरिका को। टोटल जितना एक्सपोर्ट हुआ है उसका 18% हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया है। और इस बार का एक्सपोर्ट भी हमारा एक रिकॉर्ड रहा है, जो कितना रहा है, अगर वैल्यू में बात करोगे तो 778.21 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट रहा है। जो अगर हम बात करते हैं, अगर तुलना करते हैं वित्त वर्ष 2013-14 से, तो उससे ये कितना ज्यादा है, 67% ज्यादा है। और किस सामान को सबसे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया, अगर या किस सामान के एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा वृद्धि इंक्रीमेंट देखा गया, तो वो मोबाइल फोन्स है, ठीक है। तो पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे यूनाइटेड अरब अमीरात है। ये डेटा ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में अभी कौन शामिल हो गया है, GMR एयरपोर्ट शामिल हो गया है। ये GMR ग्रुप का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जो क्या काम करता है, जो एयरपोर्ट्स को डिजाइन करने का, उनका निर्माण करने का, उनका संचालन करने का काम करता है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। तो याद रखेंगे अभी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में ये शामिल हो गया है। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा फैसिलिटी अभी कहां पर शुरू हुई है, तो याद रखेंगे हरियाणा में ये शुरू हुई है। हरियाणा में भी कहां पे, फरीदाबाद में, भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी है ना। और क्या होगा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो जो संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोग यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक दूसरे से फैलती है, उन पर यहाँ पर रिसर्च की जाएगी, वैक्सीन तैयार की जाएगी, उनका परीक्षण किया जाएगा। फेरेट क्या होता है, फेरेट एक तरह का एनिमल होता है, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है, इस एनिमल का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, वो जो ह्यूमन यानी कि हम लोग हैं, हमारा जो श्वसन तंत्र है उसके जैसा ही होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी रोग हैं, तो उनका जो परीक्षण होगा ना, उन रोगों के लिए जो भी वैक्सीन बनेगी, जो भी टेस्टिंग की जाएगी, तो हम इन पे करेंगे, मानव पे नहीं करेंगे, इन पे करेंगे। क्योंकि आपको पता है सारे टेस्टिंग ये जानवरों पे ही होती है। तो हमने देखा हमारा इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम सेम है, तो इससे संबंधित जो भी बीमारियां होंगी उसके लिए जो भी वैक्सीन तैयार करना है या कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो इन पे करेंगे। इन पे सफल हो गया मतलब मानव पे सफल हो जाएगा, इन पे फेल हो गया मतलब मानव पे फेल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको बोला है देश की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा है, ठीक है। बात समझ में आई। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, BAPS जो संस्था है जो मंदिरों का निर्माण करती है, जिसका फुल फॉर्म होता है BAPS मतलब बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। और अभी इसी ने दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर, हमारे पृथ्वी का जो नीचे वाला आधा हिस्सा है, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन कहां पे किया है, तो कहां पे किया है, याद रखना साउथ अफ्रीका में किया है। और साउथ अफ्रीका में भी कहां पे, तो जोहान्सबर्ग जो स्थान है वहां पे इन्होंने इसका उद्घाटन किया। BAPS से आपको याद आएगा पिछले साल BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया था यूनाइटेड अरब अमीरात में, जिसका खुद उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। बहुत सारे हिंदू टेंपल ये बनाते हैं, ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में रहा था एक आर्टिफिशियल सन है जिसका नाम ईस्ट है, ये किस देश का है, तो ये चाइना का है। ईस्ट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी इसमें क्या किया गया, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान मेंटेन रखा गया, वो भी कितनी देर तक, 1000+ सेकंड तक के लिए, जो अभी तक का एक रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में, ठीक है। इसलिए ये एक बार फिर से न्यूज में था, तो ध्यान रखना। ये आर्टिफिशियल सन है, ईस्ट क्या है, आर्टिफिशियल सन है, किस देश का है, चाइना का है।
इसी तरह से साउथ कोरिया का भी एक आर्टिफिशियल सन है स्टार, ये भी कुछ समय पहले न्यूज में था क्योंकि इसने भी 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को मेंटेन किया था, लेकिन उसने केवल 20 सेकंड तक के लिए किया था। ठीक है, तो स्टार साउथ कोरिया का है, ईस्ट चाइना का है। एक ये प्रश्न भी देखो, स्पेस से ही संबंधित है कि नेविगेशन सैटेलाइट है मित्सुबिशी 6, अभी इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको जापान ने लॉन्च किया है। आप कह सकते हो एक तरह से ये उनका एक नेविगेशन सैटेलाइट को मजबूत करने के लिए इन्होंने ये एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। अच्छा, नासा का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम क्या है? अच्छा, एक बार ये प्रश्न भी देख लो, स्पेस से ही संबंधित है। नेविगेशन सैटेलाइट है मित्सुबिशी 6, इसको किसने लॉन्च किया है? तो मित्सुबिशी इसको जापान ने लॉन्च किया है। ये एक तरह का नेविगेशन सैटेलाइट है, मित्सुबिशी 6 इसका नाम है, और इसको इन्होंने किस रॉकेट से लॉन्च किया? H3 रॉकेट से लॉन्च किया है। जापान का जो नेविगेशन सिस्टम है ना, उसको कहते हैं QZSS, इसी को मजबूती प्रदान करने के लिए इन्होंने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। आपको याद होगा जिस तरह से अभी हमने हमारा नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को भी लॉन्च किया था हमारे नेविगेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए, और हमारे नेविगेशन सिस्टम का नाम है नाविक, तो उसी तरह से इन्होंने भी किया है। ठीक है, नेविगेशन जो सिस्टम है अलग अलग देशों के अलग अलग होते हैं, जैसे हमारा नाविक हो गया, अमेरिका का GPS है, रशिया का ग्लोनास है, चाइना का बाइडू है, तो ये अक्सर न्यूज में रहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप ध्यान रखना इनको तो कम से कम। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया गया? 10 फरवरी को मनाया जाता है, और याद रखना 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया था। थीम भी है पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। वैसे 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में भी हमने मनाया, ये भी ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया? तो नामीबिया आंसर हो जाएगा। नामीबिया देश के या स्वतंत्र नामीबिया के पहले ये राष्ट्रपति थे जिन्होंने नामीबिया को 1990 में साउथ अफ्रीका से स्वतंत्रता दिलाई थी और पहले यहाँ के राष्ट्रपति बने थे। सैम नुजोमा इनका नाम है, ये आप ध्यान में रखिएगा। एक बार मैं आपको नामीबिया मैप में भी दिखा देता हूँ। ये साउथ अफ्रीकी देश है नामीबिया। विंडहोक यहाँ की कैपिटल होती है, नामीबियन डॉलर करेंसी है। वर्तमान में प्रेसिडेंट, ये दिसंबर में बनी थी, आप कह सकते हो नामीबिया की पहली महिला प्रेसिडेंट है ये, नाम है नेटुम्बो नंदी नदेतवा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और यहाँ के पहले राष्ट्रपति का भी निधन हो गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस एपिलेप्सी डे, तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को ही। थीम है माई एपिलेप्सी जर्नी। ये इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे है, एक भारत में भी मनाते हैं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में, वो 17 नवंबर को होता है, ये भी मैंने आपको साथ में बताया, ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी फरवरी में ही भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है साइक्लोन। तो साइक्लोन एक्सरसाइज किस किस के बीच होता है? तो भारत और ये इजिप्ट यानी कि मिस्र के बीच होता है। अभी जो हुआ तीसरा संस्करण है, तीसरी बार हो रहा है। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है। भारत की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट ने हिस्सा लिया है। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखेंगे, किनके बीच होता है ये याद रखना, कौन सा एडिशन है ये याद रखना, और कहां पर हुआ ये याद रखना है। इजिप्ट के भी दर्शन करा दूं एक बार मैं आपको। तो ये रहा इजिप्ट, अफ्रीकी देश है। कायरा यहाँ की कैपिटल होती है, मिस्र पाउंड, इजिप्टियन पाउंड करेंसी। अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के प्रेसिडेंट है। नील नदी का वरदान कहा जाता है इजिप्ट को। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी दुनिया का सबसे बड़ा झूमर महोत्सव, जो कि एक तरह का नृत्य महोत्सव है, ये कहां पर मनाया जाएगा? तो याद रखना असम में, असम के गुवाहाटी में मनाया जाएगा ये, जिसमें चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 25 और 26 फरवरी को होगा। दुनिया का सबसे बड़ा झूमर महोत्सव है, ये असम में होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है, नाम क्या है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम एन बीरेन सिंह है। और क्यों इस्तीफा दे दिया, क्या मुख्य कारण है? तो मुख्य रूप से दो समुदाय हैं यहाँ पे, एक को आप जानते हो मैतेई के नाम से और एक है कुकी, और काफी समय से इनके बीच में संघर्ष चल रहा है। मुख्य रूप से मेन जो संघर्ष है वो 2023 में स्टार्ट हुआ था। और किसको लेकर के संघर्ष चल रहा है? अनुसूचित जाति का दर्जा मिलने को लेकर के, क्योंकि जो कुकी है ये पहले से अनुसूचित जनजाति है, लेकिन जो मैतेई लोग हैं उन्होंने कहा कि हमें भी अनुसूचित जनजाति में आना है, तो इसका विरोध किया कुकी वालों ने, और ये लड़ाई इसी कारण से चालू हुई। और आप जानते हो बाकी आगे की कहानी क्या है। उसको कंट्रोल नहीं कर पाए यहाँ के मुख्यमंत्री, तो दबाव बनाया गया काफी समय से, और अब जाकर के उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो नाम ध्यान रखना।
मणिपुर के स्टैटिक जरा देख लो, ये एग्जाम में आ सकते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसके स्टैटिक तो पता ही होने चाहिए। तो कैपिटल इम्फाल होती है, गवर्नर अब अजय कुमार भल्ला है, मुख्यमंत्री अब कौन बनते हैं नए वो देखते हैं। लोकटक झील आपको यहाँ मिल जाएगी, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपको यहीं पे मिलेगा, यहाँ का मार्शल आर्ट थांगटा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो बड़ा सिंपल नाम है, नवाब सलाम। सिंपल क्यों है? क्योंकि पिछले साल हमने इनका नाम खूब पढ़ा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये नए हेड बने थे, तो अभी ये यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। दिसंबर में हमने देखा यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने थे जोसेफ ऑन, ये प्रेसिडेंट बने, ये प्रधानमंत्री बन गए, ध्यान रखना। लेबनान एक बार मैं आपको दिखा दूं मैप में कहां पर है, ये रहा मैप में लेबनान, जिसकी कैपिटल होती है बैरूत। लेबनीज पाउंड यहाँ की करेंसी है। ठीक है, ये दोनों नए बने हैं, ध्यान रखना इनके नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी फरवरी में ही भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से एक संयुक्त हवाई अभ्यास किया, उसका नाम क्या है? तो विंग्ड रेडर्स इसका नाम है। ठीक है, तो भारतीय थल सेना वायुसेना ने दोनों ने मिलकर के पूर्वी कमान में विंग्ड रेडर्स नाम से एक प्रशिक्षण अभ्यास किया है। आपस में तालमेल बढ़ाना यही इसका मुख्य उद्देश्य था, तो यह आप ध्यान रखिएगा, विंग्ड रेडर्स नाम याद रखना। फिर ये भी अच्छा प्रश्न है क्योंकि काफी बार इसके वेन्यू चेंज हुए। तो अब बोला गया मई 2025 में वेव्स समिट कहां पर होगा? वेव्स मतलब वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार इसका आयोजन हो रहा है और भारत इसको होस्ट कर रहा है, लेकिन भारत हर बार इसका वेन्यू चेंज कर रहा है, ये थोड़ी समस्या है। पहले इन्होंने बोला था नवंबर में होगा, नवंबर 2025 में गोवा में होगा, फिर चेंज कर दिया, फिर बोला फरवरी में होगा और फरवरी में नई दिल्ली में होगा, फिर चेंज कर दिया, अब बोल रहे हैं मई में होगा। भाई मई में पक्की बात है, मई में होगा, मुंबई में होगा, देखते हैं होगा नहीं होगा। तो अभी तो हम मुंबई याद रखना, लेटेस्ट अपडेट यही है। ठीक है, तो बस इतना ही है इस प्रश्न में और यही ध्यान रखना है। एक ये टेनिस वाला प्रश्न भी देखो कि 2025 में जो भी चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर्स टूर्नामेंट हुआ उसको किसने जीता, उसमें एकल खिताब किसने जीता? अब देखो यहाँ पे आपसे ये नहीं बोला गया, तो आप ये मत सोचना इसमें न तो वुमेन सिंगल बोला ना मेन सिंगल बोला, केवल बोल दिया सिंगल्स का खिताब। ये जो एटीपी यहाँ पे लिख दिया ना, इसका मतलब ही हो गया ये पुरुषों का है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ये पुरुषों का होता है। ठीक है, तो वुमेन सिंगल की यहाँ पे बात कर रहा है, इसको केरियन जैकवेट ने जीत लिया है। तो यहाँ पे हम चेन्नई ओपन टेनिस प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, हुआ कहाँ पे? तमिलनाडु के नुंगमबक्कम में हुआ। और मेन सिंगल में इसको फ्रांस के किरियन जैकवेट ने जीत लिया है, स्वीडन के एलियास यमोर को हराया। मेंस डबल ने जापान की टीम ने जीता है और यहाँ पे इन्होंने भारत की टीम को हराया है, रामकुमार रामनाथ और साकेत माइनेनी को हराया। ये यहाँ पे उप विजेता रहे, आप बोल सकते हो। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन यूके में। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है, इसको पूछ रहा है अभी भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक खत्म करने का भी लक्ष्य रखा है? तो आंसर हो जाएगा 2027। अच्छा, कौन सा रोग है ये जिसे आप कहते हो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस या शुद्ध हिंदी में बोलोगे तो हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। और ये किससे होता है? ये परजीवी है, नेमाटोड या राउंड वॉर्म इसे कहते हैं, इसके कारण ये होता है और इसी को खत्म करने का हमारी सरकार का लक्ष्य है 2027 का। जेपी नड्डा जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, अभी उन्होंने ये घोषणा की है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस देश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश ने। तो जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है उसे ने आवामी लीग के नेता, आवामी लीग जो यहाँ पे शेख हसीना की सरकार थी उनकी पार्टी का नाम है, तो आवामी लीग के नेताओं और संपत्तियों को निशाना बनाकर बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए अभी ऑपरेशन डेविल हंट इन्होंने शुरू किया है। अभी सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन के तहत 1300 से ज्यादा व्यक्तियों को अभी गिरफ्तार भी किया है। सिंपल सा याद रखना, ये ऑपरेशन आपसे पूछेगा ऑपरेशन डेविल हंट का संबंध किससे है? बांग्लादेश से। किसने शुरू किया? बांग्लादेश ने। किसके लिए? हिंसा से निपटने के लिए। फिर अगले में पूछ रहे हैं विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 11 फरवरी को मनाया जाता है। थीम है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के करियर की खोज, विज्ञान में उनकी आवाज। जैसे 11 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे और एंटी स्मगलिंग डे, तस्करी विरोधी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 की रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। लीड का मतलब हो गया लीडरशिप इन एनर्जी एनवायरमेंट डिजाइन,
इसको जारी किया है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने। तो इसका मतलब ये हो गया आजकल जो बिल्डिंग्स बन रही है वो कितना एनर्जी एफिशिएंट हो रही है, उनकी जो डिजाइनिंग है वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है, नहीं जा रही है। मतलब उस बिल्डिंग के बनने पे इस तरह से उसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया हो कि उसमें ऊर्जा का खपत कम से कम हो, और जो रेनी वाटर होता है उसका हम कंजर्वेशन बढ़िया से मतलब कंजर्वेशन कर सके, इस तरह से उसका डिजाइन दिया गया हो। तो उसी मामले में ये रैंकिंग है। तो इस मामले में भारत को तीसरे स्थान पे रखा है और पहले स्थान पे चाइना को रखा है। मतलब चाइना में एनर्जी एफिशिएंट डिजाइंस जो बिल्डिंग्स की है वो तैयार की जा रही है। दूसरे स्थान पे कनाडा को रखा है और तीसरे पे भारत को रखा है। किसने जारी किया ये मैंने आपको बता दिया, ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण यानी कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने अभी ऑक्सीजन का निर्माण किया है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा चाइना। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में आपको पता है क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जैसे कि ये आपका प्लांट हो गया, ये आपका पेड़ पौधा हो गया, ठीक है, ये जमीन से क्या लेता है, वाटर यानी कि H2 की सप्लाई ले लेगा, और एनवायरनमेंट से क्या ले लेगा, ये CO2 ले लेगा, और सनलाइट की प्रेजेंस में सूर्य की किरणों की प्रेजेंस में ये अपना फूड बनाएगा जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं C6H12O6, और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन, ये एनवायरनमेंट में वापस से छोड़ देगा। तो अगर हम मोटा मोटा देखेंगे, अगर यहां से आप इसको ये पैक कर दोगे तो आप क्या देखोगे, ये प्लांट ने एनवायरनमेंट से CO2 ले लिया और एनवायरनमेंट में क्या छोड़ दिया, ऑक्सीजन छोड़ दिया। ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है सनलाइट की प्रेजेंस में जो होती है। तो इसी को आर्टिफिशियल रूप से अभी तैयार किया और इससे ऑक्सीजन तैयार कर ली है इन्होंने, कितने, चाइना वालों ने। और इस ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल है कहां पे किया जाएगा, रॉकेट के ईंधन के लिए किया। भाई रॉकेट में जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है, और बर्न होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वहां पे रॉकेट के ईंधन को बर्न करने के लिए इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के थ्रू तैयार की है चाइना के वैज्ञानिकों ने। ये इसका मतलब हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी रक्षा उद्योग में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है। पहली कंपनी इन्होंने बता दिया, साब बन गई है। ये पूछ लिया किस देश की है ये कंपनी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन की है। देखो भारत में जो FDI आता है, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये दो तरीके से आता है। या तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आता है, मतलब इसमें आपको सरकार की, गवर्नमेंट की, किसी की परमिशन नहीं चाहिए होती है, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो FDI है वो 74% ही रहता है, ये लिमिट है, ठीक है। विदेशी जो कंपनी है, जो व्यक्ति है, वो इतना निवेश कर सकते हैं भारत में। और दूसरा जो रूट है वो परमिशन रूट है, सरकारी मार्ग है, जिसमें आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एक बार सरकार से। लेकिन अगर एक बार आपको परमिशन मिल जाती है तो फिर आप 100% तक यहाँ पे निवेश कर सकते हो। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो दो तरह के रूट हो गए। तो अभी इसी रूट के थ्रू स्वीडन की एक कंपनी है साब, इसको भारत में 100% निवेश की मंजूरी मिल चुकी है। और ये पहली बार है जब भारत में किसी विदेशी कंपनी को रक्षा के क्षेत्र में, हमने कहा ना डिफेंस, रक्षा के क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी दी गई हो। तो अब ये भारत में साब FFV इंडिया नाम से एक कंपनी डालेगा, भारत में कंपनी खुलेगा, जिसमें ये क्या बनाएंगे, तो इसमें ये कार्ल गुस्ताफ M4 सिस्टम बनाएंगे। ये क्या होता है, तो आपने देखा होगा कंधे पर रखकर दागे जाने वाले रॉकेट सिस्टम होते हैं, ये उन्हीं को ये कहा जाता है। तो ये यहाँ पे ये डेवलप्ड करेंगे भारत में। और अपना ये प्लांट अभी कहा जा रहा है ये हरियाणा में खुलने की उम्मीद है, हरियाणा में खोलेंगे ये अपना प्लांट, ठीक है। कौन सी कंपनी है, साब कंपनी, स्वीडन की कंपनी है। 100% डिफेंस के सेक्टर में भारत में इन्होंने FDI किया है। और कंपनी का नाम मैंने आपको बता दिया, क्या बनाएंगे यहाँ पे ये भी मैंने आपको बता दिया। और अभी बजट में हमने पढ़ा था, जो याद रखना इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें भी FDI को 74% से बढ़ा करके 100% कर दिया है, ये भी आप ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने उन्नत हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो आंसर हो जाएगा यशस कर दिया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अपने प्रमुख जेट प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36, जिसे आप शॉर्ट में बोलोगे HJT36, इसका नाम बदल दिया, नाम बदल के यशस इन्होंने कर दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात करें, स्थापना होती है 1940 में, बेंगलुरु में मुख्यालय है, CMD है DK सुनील। ये भारत की 14वीं महारत्न कंपनी है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, तो आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा बन गए।
तो रोहित शर्मा अभी वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 338 छक्के लगाए और इस तरह से क्रिस गेल के रिकॉर्ड को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। ये अभी भी दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? शाहिद अफरीदी है, 351 छक्के उनके नाम है। और अब जल्दी रोहित शर्मा इनको भी पीछे छोड़ देंगे। जब भी छोड़ेंगे डेली करंट अफेयर्स की क्लास में मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी रिलायंस ने मुरलीधरन के साथ मिलकर के किस नाम से स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो उस ड्रिंक का नाम स्पिनर है, याद रखना। रिलायंस ने अभी श्रीलंका के क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर के एक स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है, स्पिनर इसका नाम है। ये काफी किफायती भी है, मतलब सस्ती है। जो दूसरी स्पोर्ट्स ड्रिंक आती है उनके मुकाबले काफी सस्ती है। स्पिनर याद है नाम, बस ये याद रखना। स्पिनर से मैंने एक आपको ऑटोबायोग्राफी याद करवाई थी, शेन वॉन की ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है नो स्पिन, वो भी आपको याद आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी थाईपुसम त्योहार ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में मनाया जाता है थाईपुसम। ये तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसमें भगवान मुरुगन की पूजा होती है, ये उनको समर्पित होता है। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के बड़े पुत्र थे भगवान कार्तिकेयन, उन्हीं की यहाँ पे पूजा की जाती है। तो थाईपुसम सिंपल सा याद रखना कहाँ का है? तमिलनाडु का है। फिर अगले में पूछ रहे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 96 नंबर पर है। किस देश में कितना भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उसी के आधार पर ये रैंकिंग तैयार की जाती है। तो इस बार तो भारत की रैंक और गिर गई है, आप कह सकते हो पिछले साल के मुकाबले मतलब भारत में और ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है, क्योंकि ये 2024 के लिए रैंकिंग है। तो मतलब इससे पहले 2023 की जो रैंकिंग आई थी उसमें भारत 93 पे था, अभी 96 पे चला गया और 3 नीचे चला गया है। तो मतलब यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ा है। कम कहाँ पे हुआ है? मतलब सबसे टॉप पर कौन है? तो टॉप पर डेनमार्क, मतलब सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है ये। दूसरे स्थान पे फिनलैंड है और तीसरे स्थान पे सिंगापुर है। आपको कहोगे सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा यानी कि सबसे लास्ट इस रैंकिंग में कौन है, यही पूछना चाह रहे हो। और कौन सी रैंक? मतलब 180वें स्थान पर, ये सबसे लास्ट है। तो साउथ सुडान ये सबसे लास्ट पे है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और नोट करना कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। ये बर्लिन जर्मनी का एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन सा इंडेक्स कौन जारी करता है, भारत की रैंक क्या है, टॉप पे क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया। ध्यान में रखना क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर अगले में पूछ रहे कि फरवरी 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन ये कहां पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा बैंकॉक में हुआ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 की। अभी ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। भारत ने टोटल 12 मेडल जीते, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर है और 3 ब्रोंज मेडल है। 6 गोल्ड किन किन ने जीते मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी, सबके नाम लिख दिए, एक बार आप रीड कर सकते हैं चाहो तो। बाकी ये तो याद रख लेना कहाँ पे हुआ, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा भारत में किया गया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बोलोगे तो एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम मीटिंग, यह भी 14वां संस्करण था जो कि भारत में हुआ। भारत में भी कहा, नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटन किया हमारे जो मत्स्य पालन मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। और भारत दूसरी बार इसकी मेजबानी कर रहा है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पहली बार 2007 में भारत ने इससे पहले भारत ने 2007 में जब इसका 8वां संस्करण था तब इसकी मेजबानी की थी। कहां पे? केरल के कोच्चि में। वैसे देखा जाए तो हर 3 साल में ये बैठक होती है, लेकिन लास्ट टाइम जो इसकी 13वीं बैठक हुई थी, इस साल तो 14वीं है ना, तो लास्ट टाइम जो 13वीं बैठक है वो 2019 में हुई थी, ताइवान में हुई थी। और ध्यान रखना, भारत ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश है, और दुनिया में झींगा का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये भारत ही है। और वैसे इसकी थीम भी है एशिया प्रशांत में नीले विकास को हरा भरा करना। एशियन फिशरीज सोसाइटी की स्थापना होती है 1984 में, हेडक्वार्टर मिलेगा कुआलालंपुर मलेशिया में। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का भी 12वां संस्करण हुआ, कहां पे हुआ? तो सही उत्तर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात हो रही है, इस बार इसका 12वां संस्करण हुआ कहां पे? दुबई यूएई में हुआ। थीम क्या थी? भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। और यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने। याद रखना कहां पे? यूएई में।
यहीं पे होता है वैसे हर बार, इस बार 12वां संस्करण था। फिर अगले में पूछ रहे राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस ये कब मनाया जाता है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, तो याद रखेंगे आप 12 फरवरी को होता है। थीम है फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप, और 12 से लेके 18 फरवरी तक हमने राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह के रूप में भी मनाया, ये भी ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अगले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा, तो आंसर हो जाएगा भारत। और ऐसा कहां पे कहा गया, अभी आपको याद होगा जो 3rd नंबर का जो वैश्विक एआई समिट हुआ कहां पे हुआ, फ्रांस में हुआ, हमने पढ़ा भी था। इसको को होस्ट किया था भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सह मेजबानी की थी इमैनुअल मैक्रोन के साथ। तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अगले एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा इस बार, यानी कि 2025 में ये इसका 3रा संस्करण था। आपको बता दूं जिसका पहला संस्करण था वो 2023 में हुआ था। कहां पे हुआ था वो, यूके ब्लेचले में हुआ था, और दूसरा एडिशन 2024 में हुआ था साउथ कोरिया के सियोल में, और अभी जो 3रा एडिशन है वो फ्रांस में हुआ, पेरिस फ्रांस में, और अगला बोला जा रहा है भारत में होगा। बाकी और कभी भविष्य में कोई और न्यूज निकल के आती है इससे संबंधित तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी बस इतना ही कहा गया है, इसमें ना तो ईयर बताया ना एडिशन बताया कि 4th वाला होगा, 5th वाला होस्ट करेगा, कौन सा होस्ट करेगा, बस जो शब्द वहां पे बोले गए वो मैंने आपके सामने रख दिए। कुछ और अपडेट आता है इससे रिलेटेड तो वो आपको करंट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखें, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी WTA मुंबई ओपन 2025 में एकल खिताब किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा जिल टेकमैन ने। अब यहां यूं मत सोचना एकल सिंगल पूछा, ना वुमेन सिंगल ना मेन सिंगल, कौन सा सिंगल, तो यहां पे लिख दिया है पहले ही WTA वुमेन टेनिस एसोसिएशन, मतलब यहां पे हम वुमेन्स की ही बात कर रहे हैं। WTA जो वुमेन्स का टूर्नामेंट होता है उसी का आयोजन करते हैं। इसी तरह से ATP आपने सुना होगा, एसोसिएशन टेनिस प्रोफेशनल, ये मेंस वाला ही आयोजन करता है। तो यहाँ पे अगर मैं ATP डाल करके आपसे बोलूं सिंगल्स बताइए किसने जीता, मतलब मैं बात कर रहा हूं मेंस सिंगल्स की, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे केवल महिलाओं का टूर्नामेंट हुआ, जैसे कि वुमेन सिंगल और वुमेन्स डबल। तो वुमेन सिंगल में आपको बता रहा हूं, इसको जिल टेकमैन ने जीत लिया है, और ये कहाँ की है। अच्छा पहले तो ये बात कर लें, ये जो मुंबई ओपन है टेनिस टूर्नामेंट, ये हुआ कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। तो वुमेन सिंगल जीता जिल टिकमैन ने, ये स्विट्जरलैंड की है, इन्होंने हराया मनानचया सवांगकाउ थाईलैंड को। और ये भी ध्यान रखना मुंबई ओपन भारत में आयोजित होने वाला एकमात्र WTA प्रतियोगिता है, इस बार इसका ये 4था संस्करण हुआ, हार्ड कोर्ट पे ये खेला जाता है। अच्छा एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा भी था कि 2024 का WTA फाइनल ये किसने जीता था, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, कोको गॉफ ने जीता था जो कि अमेरिकी है, और जो इसमें विजेता रहता है उसको कौन सी ट्रॉफी मिलती है, बिली जीन किंग ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम है सृजनम, ये कहां पर शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने एम्स दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम सृजनम है, इसको शुरू किया है। मतलब क्या होगा इसमें, जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मतलब ब्लड हो गया, मूत्र हो गया, थूक हो गया, या लेबोरेटरी का जो डिस्पोजल होता है, तो उन सब बायोमेडिकल वेस्ट को कीटाणु रहित करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जिनसे बीमारियां फैल सकती है, तो उनको कीटाणु रहित बना देगी ये मशीन। उसके अलावा आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब डस्टबिन के आसपास से आप निकलते हो तो बहुत गंद आती है, बहुत स्मेल आती है, तो वो ये मशीन क्या करेगी, उस स्मेल को भी खत्म कर देगी। अच्छा इस मशीन की क्षमता कितनी है, तो दिन भर में 400 किलोग्राम आप बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पे डाल सकते हो, उसको ये मैनेज कर सकता है। क्या कैपेसिटी, 400 किलोग्राम पर डे। तो ध्यान रखिएगा इसको, अच्छा प्रश्न है। भारत का पहला इंडिजिनस स्वदेशी ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जिसका नाम है, नाम याद रखना, सृजनम है, सृजनम, इसको कहां पे स्थापित किया, एम्स दिल्ली में। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहां पे शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो हम बात कर रहे हैं इंडियन एनर्जी वीक 2025 की, इस बार इसका 3रा संस्करण हुआ, कहां पे हुआ, नई दिल्ली में। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका जो पहला एडिशन था ना 2023 में बेंगलुरु में हुआ था, दूसरा एडिशन 2024 गोवा में हुआ, अब तीसरा ये नई दिल्ली में हुआ, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी 91वीं बिलियर्ड्स और स्नूकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता, तो आंसर होगा पंकज आडवाणी ने।
अच्छा, ये जो 91वें नंबर की बिलियर्ड्स और स्नूकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई अभी, ये कहाँ पर हुई? याद रखना इंदौर में हुई है और इसको पंकज आडवाणी ने जीत लिया। आप कह सकते हो पंकज आडवाणी ने 36वीं बार राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और 10वीं बार स्नूकर खिताब जीता है। और ये डेटा भी आप ध्यान रखना, अभी एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन ये किया गया कहाँ पे? 15 फरवरी को शुरू हुआ, कहाँ पे? दोहा, कतर में। बाकी प्रश्न इतना ही था। ये चैंपियनशिप है, कहाँ पे हुई और किसने जीत लिया? पंकज आडवाणी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। और ये अगला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में किसे ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा मंसूर अल मंसूर को। अब ये कहाँ के टीचर हैं? तो सऊदी अरब के ये एक टीचर है, नाम है मंसूर अल मंसूर, और इन्हीं को ग्लोबल टीचर प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। कितने रुपए मिले पुरस्कार के रूप में? $1 मिलियन मिले। ये एक लेखक भी है, अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए भी ये काम करते हैं। और किस कारण से इनको ये ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है? तो चैरिटी कार्यों और कैदियों को शिक्षा देने के लिए इनको ये सम्मान मिला है। आपको बता दूं, ये 2024 में ये किसी को नहीं दिया गया था। 2023 में ये किसे दिया गया था? सिस्टर जैफ को, जो कि एक पाकिस्तान की है। और रणजीत सिंह दिसाले, ये एक भारतीय है, इनको भी ग्लोबल टीचर प्राइज मिल चुका है। और ये बात है कब की? 2020 की। 2020 में इनको मिला था। ठीक है, तो अभी वाला लेटेस्ट वाला भी बता दिया, पिछला वाला भी बता दिया, जो भारतीय थे वो भी मैंने आपको बता दिया कब मिला था। याद रखना सब। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं। अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शिखर धवन को। तो अभी आईसीसी ने मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 4 राजदूतों को, एम्बेसडर्स को चुना है। उसमें से एक भारतीय भी है, कौन? शिखर धवन। इसके अलावा बाकी 3 कौन है? तो तीनों भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन, न्यूजीलैंड के टिम दाऊदी और एक भारतीय शिखर धवन है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की भी थोड़ी सी बात कर ले। इस बार ये इसका नवा संस्करण है और 19 फरवरी को ये शुरू हुआ और 9 मार्च तक ये चला। कहाँ पे? मुख्य रूप से पाकिस्तान में। पाकिस्तान और यूएई में हो रहा है। मतलब भारत के जो मैचेस होंगे ना, वो यूएई में होंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो भारत के जो भी मैच करवाने होंगे दुबई, यूएई में कराने होंगे, बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। आपसे अगर कभी पूछ लेना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पहली बार कब और कहां पे हुआ था, तो 1998 में हुआ था, क्योंकि इस बार नवा संस्करण है। पहला संस्करण 1998 में हुआ था और वो हुआ था बांग्लादेश में। उसको साउथ अफ्रीका ने जीत लिया था, वेस्ट इंडीज को हरा दिया था। अब कोई आपसे बोले इसका लास्ट एडिशन, 8वां एडिशन कब कहाँ हुआ था? तो 2017 में हुआ था। पूछोगे कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। और उसको किसने जीता था? पाकिस्तान ने जीत लिया था और उस टाइम भारत उपविजेता रहा था। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं अभी। ये रही वो लिस्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, जो मैंने अभी आपको बताया, पहला, लास्ट एडिशन और अभी नवा 2025 वाला। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी के द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो ये बन गई है सोहेली अख्तर। और ये है कहाँ की? तो ये बांग्लादेश की है। भ्रष्टाचार किया इन्होंने और उसी का दोषी इन्हें पाया गया और 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में एक तरह से उनका करियर ही खत्म हो गया क्रिकेट में। तो सोहेली अख्तर का नाम याद रखना। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला देखते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये अंशुला राव का नाम भी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, मैं आपको रिवाइज करवा दूं। डोप प्रतिबंध पाने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर है। मतलब डोपिंग के जो नियम है उनका उल्लंघन इन्होंने किया था। इन्होंने तो भ्रष्टाचार किया। ठीक है, दोनों अलग अलग है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जनवरी महीने के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो बेथ मुनी को चुना गया है। ये ऑस्ट्रेलिया की है। उसी तरह से जनवरी के लिए ही आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? जोमेल वार्रिकन को चुना गया, वो वेस्ट इंडीज के हैं। ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दिए, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी आईफा अवार्ड्स 2025 में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा राकेश रोशन को। तो फिल्म एक्टर और फिल्म निर्माता है राकेश रोशन और अभी उन्हीं को आईफा अवार्ड्स 2025 में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा यानी कि भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बात करें इस बार के जो आईफा अवार्ड से, ये कब और कहां पर होंगे? इस बार याद रखना इसका 25वां संस्करण है, सिल्वर जुबली है, जो होगा कहां पे? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। और अच्छी बात मैं आपको बता दूं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आईफा अवार्ड्स नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, टीवी में भी देखा होगा, सिने आईफा अवार्ड। ये दूसरी बार हो रहा है भारत में। इससे पहले लास्ट टाइम ये 2019 में हुआ था, तब ये मुंबई में हुआ था, वरना हमेशा विदेशों में ही होता है
ये भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किस राज्य ने मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा ने ऐसा किया है। और उद्देश्य क्या है? मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना। इसी के लिए हरियाणा सरकार ने अभी राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत नाम से एक अभियान शुरू किया है। अभियान में होगा क्या? अगले 3 से 4 सालों में राज्य के हर खेत से मिट्टी के सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे और सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना याद रखना, ये 19 फरवरी 2015 को आई थी। मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। कहां से? राजस्थान के सूरतगढ़ से। और 19 से ही याद रख लेना मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस होता है, जबकि विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को होता है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने किसकी बुक IM को अभी लॉन्च किया है? तो ये गोपीचंद हिंदुजा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, गोपीचंद थोटाकुरा, मेरे को ये नाम याद आ रहा है, गोपीचंद थोटाकुरा। यहाँ तो हम गोपीचंद हिंदुजा पढ़ रहे हैं, लेकिन गोपीचंद थोटाकुरा नाम हमने किसके लिए पढ़ा था? कौन है गोपीचंद थोटाकुरा? क्यों नाम उनका नाम न्यूज में रहा था? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न दे रहा हूं मैं। बाकी ये वाले जो गोपीचंद हिंदुजा हैं, तो ये हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन हैं और अभी इन्होंने ये बुक लिखी है IM, और इसी को लॉन्च किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। ये आप ध्यान रखो। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को किनकी जयंती होती है? भारतीय कोकिला सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है, जो आप जानते हो भारत की पहली महिला राज्यपाल रही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। किस अधिवेशन की इन्होंने और कब अध्यक्षता की थी? तो 1925 में कानपुर अधिवेशन। और एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष ये बनी थी, और उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। वे ब्रिटिश संसद को संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला भी थी, और उन्हीं की जयंती को नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं 13 फरवरी, याद रखना। वैसे 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे भी है। थीम है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अब देखो, यहां तो हमने बात करी है नेशनल वुमेन्स डे की। आप लोग मुझे बताना इंटरनेशनल वुमेन्स डे ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ये आपके लिए एक और होमवर्क प्रश्न आ गया। अगला देखते हैं हम। अगले में पूछ रहे हैं भी किसने मित्र नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा सेबी ने लॉन्च किया है। मित्र का मतलब हो गया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रैवल असिस्टेंट। तो सेबी ने ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मित्र, इसका उद्देश्य क्या है? निष्क्रिय या बिना दावे वाले वो जो म्यूचुअल फंड फोलियो है उनको ट्रैक किया जाएगा, उन्हें वापस पाने में निवेशकों की मदद की जाएगी जिन्हें निवेशक इन्वेस्टर भूल गए हैं। तो इसका नाम मित्र है, सेबी ने लॉन्च किया। सेबी की अगर बात कर ले, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना वैसे तो भारत सरकार ने 1988 में कर दी थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता कब मिलती है? 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच, याद रखना, ये यहाँ की पहली महिला अध्यक्ष है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लग रहा है, और वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।